ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में क्या होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के बारे में व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द सब्सट्रैक्शन वी हैव टू सी नाउ। तो देखो अभी सपोज x के अंदर हमने कुछ ना कुछ एरर बना दिया, y के अंदर भी कुछ ना कुछ एरर बना दिया, बट z जो है इट इज गोइंग टू बी x माइनस वाई। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करके हम z निकालने वाले हैं। तो अभी x के अंदर अगर हमने एरर बना दिया डेल्टा x इतना, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, x माइनस डेल्टा x, और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, x प्लस डेल्टा x। ओके, एंड नाउ y के अंदर अगर हमने एरर बना दिया तो उसका भी एक मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पे y का मिनिमम वैल्यू होगा y माइनस डेल्टा y, और मैक्सिमम वैल्यू उसका होगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, बट नाउ टेल मी when z can be maximum and when z can be minimum, how can we get the minimum value of z? Check. When the value of z can be minimum, z is going to be difference of x and y, right? When the value of z is going to be minimum, x माइनस डेल्टा x माइनस y माइनस डेल्टा y। नहीं, ठीक से सोच के बताओ। देखो z जो है ना वो x और y का डिफरेंस है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मिनिमम कब बनता है, दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो सबसे कम से कम कब होता है, जब ये पहला वाला जो वैल्यू है वो छोटा हो और दूसरा वैल्यू वैल्यू मैक्सिमम हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो कि एक 20 है, उसको हम लिखते हैं, उसका एरर जो है वो है प्लस और माइनस 1। ओके, और अब दूसरा एक वैल्यू है जो है सपोज 15। ओके, 15, और उसमें एरर बना रहे हैं प्लस और माइनस सपोज 1। ये चलो पहले पहले वाला जो वैल्यू है उसके अंदर एरर जो बनाएंगे वो 2 बना देते हैं सपोज, चलो प्लस और माइनस 2, और यहाँ पे है 1। अभी सोचो ये इसका दो वैल्यूज कौन से होंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, तो वो रहेंगे 18 और दूसरा रहेगा 22, करेक्ट है। और 15 का दो वैल्यूज कौन से होंगे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, तो वो रहेगा 14 और दूसरा रहेगा 16, करेक्ट है। अभी मुझे बताओ जो इसमें से x में से जब हम y माइनस करेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू मिनिमम कब होगा। तो देखो अभी 18 में से 14 माइनस करो, या 18 में से 16 माइनस करो, 22 में से 14 माइनस करो, या 22 में से 16 माइनस करो। चार ऑप्शंस हमारे पास है बिल्कुल, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में से कब हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, देखो। तो x का मिनिमम वैल्यू में से जब हम y का मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिनिमम डिफरेंस मिलता है। चेक करो एक बार, 18 में से 16 गया तो कितना आता है, 2। इससे कम डिफरेंस तो हमको मिलने वाला ही नहीं है, बराबर है। और अभी यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम x को अगर मैक्सिमम रखेंगे, x को मैक्सिमम और y को अगर मिनिमम रखेंगे, तो ये 14 देखो, तो 22 में से जब 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 22 माइनस 14 कितना बन गया, वो बन रहा है 8, जो कि मैक्सिमम है। डिफरेंस यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है क्योंकि जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू सबसे ज्यादा हमने लिया, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू सबसे छोटा लिया, तो इसलिए हमको डिफरेंस मैक्सिमम मिला। और डिफरेंस मिनिमम कब मिलेगा, जब जो चीज हम जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मिनिमम लिया और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमम लिया, तो हमको डिफरेंस मिनिमम मिलेगा। तो डिफरेंस यहाँ पे क्रॉस होता है, ये बात समझ में आई ठीक से, उल्टा होता है मतलब। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं आराम से कि वैल्यू ऑफ z विल बी मिनिमम ओनली व्हेन वी सब्सट्रैक्ट दिस एंड दिस हियर। चेक, ये दोनों वैल्यूज अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो x माइनस डेल्टा x में से हमको y प्लस डेल्टा y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा z का। समझा क्यों। और मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगा पता है, ये जो है x प्लस डेल्टा x में से अगर हम y प्लस डेल्टा y को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा z का। चेक करो एक बार। तो इसलिए हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए ये जो वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, x माइनस डेल्टा x, तो वो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा x के बदले, तो x माइनस डेल्टा x यहाँ पे आ गया, माइनस अब यहाँ पे y का कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम है,
ये वाला। तो y प्लस डेल्टा वाई है वो, तो वो हमको यहाँ पे डाल देना है, तो ये बन गया y प्लस डेल्टा वाई। ओके, सो दैट वी कैन गेट दिस एज x माइनस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करो, तो बनेगा माइनस वाई माइनस डेल्टा वाई, राइट? And then we can get this as x minus y in one bracket, and the second bracket we can take minus sign common from that and get this as delta x plus delta y. Okay, तो अभी यहाँ पे देखते हो कि this is going to be equal to, अभी यहाँ पे x minus y माना क्या है, वही तो z है, तो उसके बदले अगर z डाल दो तो z माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ये वैल्यू हमको मिल रहा है, चलो एज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओके, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है, तो उसको उसमें से हमको ये वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा जेड का। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो इट विल बी सिंपली एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, ये x का मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है y माइनस डेल्टा y, जो कि y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, जिससे हमको ये मिलेगा। अभी देखो x प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी सॉरी x है ना ये, तो x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई, जिसमें अगर x माइनस वाई को अगर एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और बाकी प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ है। तो इसमें से हमको मिल रहा है कि z मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी इक्वल टू, अच्छा इसको अगर हमने z डाल दिया तो वो बन जाएगा z प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। चेक करो, तो इसका मतलब अगर हमने z का अगर ऐसा टेबल तैयार किया, उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना है वो अगर देखा, तो पता चलता है कि ये मिनिमम वैल्यू उसका बन रहा है z माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और मैक्सिमम वैल्यू उसका बन रहा है z प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, इतना बन रहा है। और इसको अगर हमने ये पूरा जो है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, इसको अगर हमने डेल्टा जेड डाल दिया, डेल्टा जेड, तो ये बन जाएगा जेड माइनस डेल्टा जेड, और उसका मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड। दैट मीन्स विच क्वांटिटी इज एक्टिंग एज डेल्टा जेड हियर, इट इज सिंपली जेड डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। चेक, देखो ठीक से, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि डेल्टा जेड कैन बी ऑब्टेन टू बी इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये इस पूरे का कंक्लूजन है, यही फाइनल रिजल्ट है। देखो ठीक से, तो इसका मतलब अभी देखो, अभी अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या किया था याद है, लास्ट वाला जो अभी एक्सप्रेशन हमने किया था, उसके अंदर याद होगा आपको कि हमने ये दिया था, ये देखो, जब एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, तो उस समय डेल्टा जेड इक्वल टू क्या बन रहा था, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई बन रहा था। ठीक है, एरर्स ऐड हो रहे थे जब हम क्वांटिटीज को ऐड कर रहे थे। अभी क्या सुन रहे हैं, अभी इसके अंदर क्या पता चला हमको, ये देखो, तो जब क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होते हैं तभी एरर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, ऐड होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, एरर्स ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। क्वांटिटीज तो चलो ठीक है सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन एरर्स ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। देखो इधर, तो जो जो भी क्वांटिटीज में एरर बनाया वो एरर ऐड हो गया। देखो उसका एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो एक क्वांटिटी है जो सपोज 200, ओके, 200 एंड प्लस और माइनस उसके अंदर हमने एरर बना दिया सपोज कुछ 8, ओके, 8, चलो 10 ले लेते हैं फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, 10। दूसरा एक क्वांटिटी है जो है सपोज 80, ओके, 80, और उसमें हमने एरर बनाया सपोज 5, ठीक है, 5, इतना एरर बना दिया। अभी हमको निकालना है एरर इसके डिफरेंस के अंदर, ये सपोज हमारा x है और ये सपोज हमारा y है, ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एरर इन z, वेयर z इज गोइंग टू बी इक्वल टू x माइनस y। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमको z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ z, चेक।
it's going to be 200 minus 80 which is going to be 120 नो डाउट। तो z का वैल्यू तो हमको मिल गया बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ पे देखो कि z का जो एरर है वो कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो अभी मुझे बताओ z मिनिमम कितना रहेगा? z मिनिमम, बेसिकली z मिनिमम बनेगा ही कब? जब ये x का वैल्यू मिनिमम रहेगा। तो कितना रहेगा वो? 200 माइनस 10 कितना आता है? 190। 190। यस, तो ये 190 में से जब हम y का मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितना है y का? 85, करेक्ट है। देखो 85, अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल रहा है? जस्ट चेक। 190 में से 85 अगर हटाया तो बन रहा है 105, करेक्ट है। फाइव। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 105। ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। चेक। तो when z can be maximum, when x will be maximum means x will be 210 एक्चुअली। तो इस 210 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है y का मिनिमम वैल्यू कितना है वो? 80 माइनस 5 विच इज गोइंग टू बी 75। तो अगर 210 में से अगर 75 हटाओ तो बचता कितना है? 135। 135, करेक्ट है। तो इट्स गोइंग टू बी 135। ओके, तो ये बन गया 135। ओके, नाउ जस्ट टेल मी हाउ दिस 105 एंड 135 डिफर्स फ्रॉम 120। z का वैल्यू तो 120 है ना, तो 120 में कितना हटाओ तो 105 मिलेगा? 15, बराबर। और 120 में कितना ऐड करो तो 135 मिलेगा? 15। 15। So can't we write this z as 120 plus or minus 15? Check. तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना z को 120 प्लस और माइनस 15। ओके, एंड व्हाट डज दिस मीन इज ये जो z के अंदर जो एरर है वो कितना आ रहा है? व्हाट इज डेल्टा z हियर? इट्स 15 ओनली। एंड हाउ वी हैव गॉट इट? डेल्टा z is equal to 15. How this 15 is related with delta x, that is 10, and delta y, that is 5? Can't you see that this delta z is just the addition of this delta x and delta y? Check. 10 और 5 को अगर सिंपली ऐड करेंगे तब तो हमको मिल रहा है ना 15। देखो, तो यहाँ पे एरर्स जो है वो ऐड हो गए, भले क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखो क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं नो डाउट, लेकिन एरर सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं इसके अंदर 10 एरर है और इसके अंदर 5 का एरर है, तो इसलिए जब हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एरर और इसका एरर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, एरर कभी भी माइनस नहीं होता है, एरर कभी भी कम नहीं होता है। कैलकुलेशंस के अंदर एरर हमेशा अगर कुछ होगा तो बढ़ता ही है, अगर होगा तो एट द मोस्ट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कम कभी नहीं होगा। Simply mere calculations can never decrease the error. That means, in other words, the mere calculations can never increase the accuracy of the observation. तो एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है उस एक्सपेरिमेंट का एक्यूरेसी सिर्फ कैलकुलेशन करने से कैसे बढ़ेगा? हो ही नहीं सकता है। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है कि कैलकुलेशंस नेवर गिव राइज टू इंक्रीज इन एक्यूरेसी। if accuracy changes then it must decrease only, it can never increase। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। तो इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे एरर्स जो है भले क्वांटिटीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो एरर्स हमेशा हमेशा ऐड ही होते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये बात सबको समझ में आई परफेक्ट? तो अभी इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स हम करके देखेंगे फटाफट। चलो लेट अस ट्राई द एग्जांपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लो। देखो ठीक से, फर्स्ट बॉडी A is moving with a velocity v1 which is going to be equal to 20 plus or minus 0.1 meter per second। okay,
and body B is moving with a velocity of v2, which is given to be, suppose, 8 plus or minus 0.08 meter per second. Okay, find the error in the measurement of relative velocity of A with respect to B. देखो ठीक से, ये एक क्वेश्चन है, क्या करना है हमको, तो समझा ठीक से. We have to find out the relative error in the measurement of error in the measurement of relative error. Okay, and also find, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड करो, also find the relative error and percentage error in relative velocity. ठीक है, जो हम फाइंड करेंगे उसका परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर भी हमको निकालना है. ठीक है, तब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, रिलेटिव एरर होता ही क्या है वो, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वो हमको समझना है. पता है हमको क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी? याद रखो, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर समझो दो बॉडीज है, एक है सपोज ए और दूसरा सपोज है बी. ओके, और make a correction here, b with respect to a. हाँ, अब देखो a और b ये दो बॉडीज है सपोज, और मान लो कि ये दोनों बॉडीज जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, ये सपोज इस तरफ मूव कर रहा है, ये सपोज 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है. ओके, और ये बी बॉडी जो है वो थोड़ा स्लो है, वो 8 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ what is the relative velocity of b with respect to a और a with respect to b. इसमें फर्क क्या होता है, देखो कि अभी सपोज हम अगर b के अंदर बैठ जाएंगे, मान लो तुम बी बॉडी के अंदर बैठे हुए हो. ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ये बी वाला बॉडी है, बी वाले बॉडी के हिसाब से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ए बॉडी का स्पीड कितना है, तो वो अगर हम ढूंढेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ये होता है. अब देखो अगर सपोज हमको ये निकालना है तो उसके लिए ये सोचो, अगर एक सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्टेंस जाएगा आगे, 8 मीटर दूर जाएगा, और ये बॉडी कितना जाएगा एक सेकेंड में, 20 मीटर दूर जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 12 मीटर हो गया, बराबर. ठीक है, एक सेकेंड के बाद ये दोनों के बीच में दूरी 12 मीटर के से बढ़ गया. ठीक है, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, ये जाएगा 16 मीटर डिस्टेंस आगे, और ये जाएगा 40 मीटर डिस्टेंस आगे 2 सेकेंड के बाद. तो अभी ये सोचो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया अभी, 16 और 40, इनमें कितना डिफरेंस है, 24. 24 बन गया. तो अच्छा, 3 सेकेंड के बाद देखो ठीक से, ये बॉडी जो है वो जाएगा इधर 24 मीटर पे, और ये बॉडी जाएगा सीधा 60 पे. तो अभी इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना बन गया, 36. 36. तो अभी ये देखो ठीक से कि ये जो बॉडी है इसका इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से बढ़ रहा है. पहले वो 12, एक सेकंड के अंदर 12 बन गया, 2 सेकंड के अंदर 24 बन गया, 3 सेकंड के अंदर 36 बन गया, 4 सेकंड के बाद क्या होगा, 48 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा कि नहीं वो. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी इस बॉडी के हिसाब से कितना स्पीड से जा रहा है आगे, 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है. समझा ठीक से? तो 12 मीटर स्पीड पर सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ओके, तो याद रखो ठीक से. सो दिस इज गोइंग टू बी द concept of relative velocity, remember.
अभी यहाँ पे देखो कि ये जो है ये समझ में आया ठीक से, या और एक एग्जांपल दे दूं? चेक करो। देखो और एक एग्जांपल देता हूँ चाहिए तो। अगर मान लो ये एक बॉडी है, ये इसका सपोज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेन है सपोज। और दूसरा एक ट्रेन है जिसका स्पीड है सपोज, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, 45 किलोमीटर पर आवर। नाउ जस्ट चेक, ये दोनों जो बॉडीज है, ये दोनों बॉडीज जब मूव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो क्या होगा देखो। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद ये बॉडी कितना डिस्टेंस पे जाएगा आगे? 30 किलोमीटर जाएगा। और ये कितना जाएगा? 45 किलोमीटर आगे जाएगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 15 किलोमीटर बन 15। गया। ठीक है, दो 2 घंटे के बाद देखो क्या होगा। 2 घंटे के बाद ये जाएगा आगे 30 किलोमीटर पे, मतलब 60 किलोमीटर पे, ठीक है। और ये जाएगा आगे 90 किलोमीटर पे, बराबर। तो अभी 90 और 60, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 30। 30 किलोमीटर का डिफरेंस उनमें हो गया। 3 घंटे के बाद चेक करो, ये जाएगा आगे 90 किलोमीटर पे और ये जाएगा 135 किलोमीटर पे। तो अभी इनके बीच में 45। डिफरेंस डिस्टेंस कितना हो गया? 45 हो गया। तो हर 45। घंटे क्या हो रहा है? हर घंटे में 15-15 किलोमीटर से ये डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? ये 15 क्या है, क्या कहेंगे उसको? This 15 is going to be the relative velocity of this body B with respect to A, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऐसा लिखेंगे। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड इट? कैसे हमने कैलकुलेट किया कि ये दोनों बॉडीज का रिलेटिव वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर है करके? तो उसके लिए हमने क्या किया देखो, वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस कर दिया, राइट? तो देखो यहाँ पे माइनस करना होता है हमको। तो इसका मतलब ये जो 45 है उसमें से अगर हमने 30 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बनता है? 15 बनता है। ये 15 किलोमीटर पर आवर कौन है ये? यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है, यही तो हमको चाहिए था। समझा क्या ठीक से? तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दो क्वांटिटीज के डिफरेंस के बराबर मिलता है। ये बात याद रखो ठीक से। तो अभी यहाँ पे फिर से क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ वापस। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। So if we want to find out the relative velocity of B with respect to A, then what can we get is VB minus VA। सॉरी, ये उल्टा करना था ना हमको। ओके, ये करेक्शन करो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ऐसा हमको निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा? VA माइनस VB होगा, बराबर। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी तो हमको मिल गया। कितना मिलेगा वो? VA माइनस VB कितना बन रहा है? देखो वो बन गया 20 माइनस 8। हाउ मच इट इज? इट्स गोइंग टू बी 12। ओके, 12 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी। बट व्हाट कैन वी फाइंड इट आउट द रिलेटिव एरर इन इट? एरर कितना है उसके अंदर का? व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी? तो इट विल बी एक्चुअली डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। ओके, समझा प्लस क्यों करना है? यहाँ पे ये 0.1 डेल्टा V1 है, तो ये डेल्टा V1 के अंदर अगर हम डेल्टा V2 ऐड कर देंगे 0.08 जो है, तो इन दोनों को ऐड करने से कितना मिलता है? 0.18 बनता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिलेटिव वेलोसिटी, एरर इन द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो अगर हमको एरर मिल गया तो हम VAB को फिर कैसे लिख सकेंगे? बाय कंसिडरिंग द एरर, VAB can be written as 12 meter per second with a possible error of plus or minus 0.18 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी along with the error। ओके, हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी ढूंढ लिया और हमने एरर भी ढूंढ लिया, ठीक है। लेकिन अभी ये सोचो कि रिलेटिव वेलोसिटी तो हमको मिल गया, एरर भी मिल गया। हाउ विल यू गेट द रिलेटिव एरर हियर? रिलेटिव एरर कैसे मिलेगा हमको? तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है,
तो इसके अंदर का एरर डेल्टा वी ए बी डिवाइडेड बाय वी ए बी इटसेल्फ, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्योंकि रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देखा था ना हमने लास्ट टाइम। रिलेटिव एरर मतलब होता क्या है, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए फिर यहाँ पे 0.18 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो बन जाएगा रिलेटिव एरर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 टू जा, एंड हियर इट इज 0.03, और 0.03 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.015। दिस इज गोइंग टू बी द रिलेटिव एरर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द परसेंटेज एरर? तो देखो, परसेंटेज एरर इन रिलेटिव वेलोसिटी, इट विल एक्चुअली बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, डेल्टा वी ए बी अपॉन वी ए बी मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट है? तो वो अगर हम करेंगे तो कितना आएगा देखो, ठीक है। तो परसेंटेज एरर जो है वो हमको मिलने जा रहा है, जो अब ये तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है ना, 0.015। ओके, उसको ही सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 0.015 that is multiplied by 100, how much it comes out to be? 1.5. 1.5%. That's it. So this is going to be the percentage error in the measurement of this relative velocity. Okay, so if you want, just take the screenshot of this fast. Okay, take the next example. ठीक है, देखो द वेलोसिटी, और चलो एक मिनट, मोमेंटम of a body changes from suppose 50 kilogram meter per second to 250 kilogram meter per second. Find the change in momentum. अभी देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात आगे है। देखो, इफ there is an error of 5% and 10% in the initial and final momentum, respectively, then find the error
in the measurement of change in momentum. Okay, that is the question. And also find the percentage error. ठीक है, also find percentage error. Percentage error भी हमको निकालना है. चलो ठीक है, तो that is the question. How will you solve this? ठीक है, क्वेश्चन समझा ठीक से. Let us call this initial momentum. जो इनिशियल मोमेंटम दिया हुआ है उसको हम बोल देंगे P1. चलेगा? How much it is given here? 50. Okay, and what is P2 here? P2 is found out to be 250. Okay, in here there is SI units. Okay, now what is the definition of change in momentum? Tell me. चेंज इन मोमेंटम को किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे. चलो, P is going to be equal to change in momentum. How can we find it out? P2 minus P1. That's it. करेक्ट है. चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो हाउ मच इज द चेंज इन मोमेंटम? So 250 minus 50, that is going to be 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. बिल्कुल. लेकिन अभी उन्होंने क्या दिया देखो, और आगे कि देर इज अ एरर ऑफ 5% एंड 10% इन द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम रिस्पेक्टिवली. व्हाट डज इट मीन? मतलब ये जो 50 हमने मेजर किया था उसके अंदर 5% एरर किया है, और ये जो 250 हमने मेजर किया था फाइनल मोमेंटम उसके अंदर 10% का एरर बनाया. तो उसकी वजह से ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो चेंज इन मोमेंटम है, उसके अंदर कितना एरर आएगा वो हमको ढूंढना है. तो उसके लिए हमको एक्चुअली एरर तो ढूंढने पड़ेंगे कि नहीं? ये सिर्फ परसेंटेज से क्या पता चलेगा? तो परसेंटेज यूज करके हमको एक्चुअल एरर ढूंढने होंगे, और उसके बाद हमको उनका एडिशन करना होगा ताकि हमको चेंज इन मोमेंटम के अंदर का एरर मिल जाए. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज द एरर इन P1? उसको डेल्टा P1 बोलते थे. चलो, डेल्टा P1. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? डेल्टा P1 कितना होगा वो? देखो, वो 5% है, लेकिन किसका 5%? 50 का ना. तो 50 का 5% निकालना आता है हमको. बिल्कुल. So we can find out this delta P1 to be simply 5% of P, which is going to be 5 by 100 times of P. What is P1 here? It is 50. तो 50 का 5% निकालना है. कितना आता है 50 का 5%? वो आ रहा है 2.5. आ गया? ठीक है. डेल्टा P1 तो मिल गया. डेल्टा P2 कैसे मिलेगा बताओ? Delta P2 is going to be equal to the 10% of P2 itself. तो P2 का ही 10% निकालो. तो 10 divided by 100 into P2 which is 250. तो ये कितना बन रहा है? 2.5 अगेन, राइट है? चेक. नहीं, 25, सॉरी. ओके, नाउ डेल्टा P1 मिल गया, डेल्टा P2 मिल गया, और क्या चाहिए? अभी क्या करना है हमको? डेल्टा P निकालना है. व्हाट इज द एरर इन द चेंज इन मोमेंटम? व्हाट इज द डेल्टा P? एरर इन मोमेंटम कितना हो गया? इट्स गोइंग टू बी डेल्टा P1 प्लस या माइनस? प्लस डेल्टा P2. बताया था एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. तो इसलिए फिर व्हाट विल बी द एरर इन द चेंज इन मोमेंटम? इट इज गोइंग टू बी 2.5 प्लस 25. हाउ मच इट इज? इट्स गोइंग टू बी 27.5. चेक. 27.5. okay, so this is going to be the error in P. So what can we say? What is the change in momentum? The change in momentum is actually 200, but with a possible error of
प्लस और माइनस 27.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझा क्या ठीक से? ये बन गया चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग विथ एरर। तो चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू कितना है एक्चुअली 200 और उसके अंदर एरर कितना है 27.5। बट व्हाट वी वांट इन क्वेश्चन, जस्ट सी, we want to find out the percentage error also. So how will get that percentage error in the change in momentum? तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा percentage error in change in momentum, that is P will actually be equal to, तो ये जो 27.5 है कि नहीं, 27.5 मतलब ही वो क्या है, डेल्टा P है एक्चुअली, डेल्टा P। तो इस डेल्टा P अपॉन P को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तब जाके हमको मिलेगा परसेंटेज एरर। समझा ठीक से? इन P। तो इसलिए फिर यहाँ पे परसेंटेज एरर इन पी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी कितना है, देखो 27.5 है, अपॉन ये पी कितना है 200 है, तो ये डिवाइड कर दिया इधर और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने का उसको, तो कितना मिलेगा परसेंटेज में, देखो 0 0 कैंसल और बचेगा 13.75, ठीक है, परसेंट, 13.75%। बट अगेन बाय कीपिंग इन माइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव टू राउंड अप दिस अप, तो इसको हमको राउंड अप करना होगा so as to contain only 3 significant figures in the final answer. So just round it up and write it as 13.8%. That's all. This is going to be the percentage error in the measurement of change in momentum P. Okay. So this we have seen as a how to find out the error in the measurement of difference today. तो आज हमने क्या देखा, डिफरेंस के अंदर एरर कैसे निकालने का। तो हमने ये देखा कि जब भी दो क्वांटिटीज सब ऐड होते हैं तो उनके अंदर के एरर्स ऐड होते हैं, नो डाउट, लेकिन जब दो क्वांटिटीज सब्सट्रैक्ट होते हैं तभी भी उनके एरर्स ऐड ही होते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं होते। तो ये हमको समझना है। तो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। नाउ विल स्टॉप हियर एंड 4 o'clock को आपका बायो का लेक्चर है और 5 o'clock को मैथ्स का लेक्चर है। अच्छा, बायो किस किस का नहीं है, जरा एक बार हाथ ऊपर करेंगे। प्रणय तुम्हारा बायो है क्या? नहीं है। ओके ठीक है। रिया तुम्हारा है बायो? नहीं है। हाँ हाँ सर। ओके ओके ठीक है, चलेगा फिर। तो 4 बजे एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो, मोबाइल को थोड़ा सा ठंडा करो और उसके बाद फिर 4 बजे वापस लेक्चर ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं। थैंक यू सर। ओके बाय।